तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया पर। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम राजनीति के एक और पहलू, एक और राज्य की बात करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल फिलहाल दो राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर। लेकिन कई राज्य और ऐसे हैं जहां पर आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, जिनमें से महाराष्ट्र एक है, दिल्ली भी है और झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां पर अगले कुछ महीनों में चुनाव आयोग को चुनाव कराने होंगे। झारखंड की राजनीतिक स्थिति पर आज हम बात करेंगे। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। उसका थोड़ा सा इतिहास हम आपको बताते चले और फिर उसके बाद असल जो राजनीति के दांव पेच हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे झारखंड के। तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के अभी मुख्यमंत्री हैं, लगभग 6 महीने पहले यानी कि फरवरी की शुरुआत में, जनवरी के आखिर में इस साल और फरवरी की शुरुआत में उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसके चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, जो कि झारखंड में इंडिया अलायंस की जो सरकार है उसकी मुख्य पार्टी है, उसके बड़े नेता हैं, चंपई सोरेन ने कमान संभाली। 2 फरवरी को चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और 5 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन की वापसी हुई। ये घटनाक्रम बड़ी ही आसानी से चला, स्मूथली चला। 5 महीने उन्होंने सरकार चलाई, इस्तीफा भी उन्होंने जब दिया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी बने तो वो भी आसानी से हुआ। लेकिन उसके बाद अभी कुछ दिन पहले चंपई सोरेन ने इस्तीफा देते हुए पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए और खुले तौर पर पब्लिक मंच पर बयान देकर ये कहा कि उनकी भावनाएं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है पार्टी में, उससे आहत है। तो ये कितना बड़ा झटका झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए साबित हो सकता है, इंडिया अलायंस के लिए साबित हो सकता है झारखंड में, क्योंकि नवंबर के आसपास झारखंड में चुनाव होने हैं और जो विपक्षी दल है झारखंड में यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और राज्य की राजनीति में ये कितना महत्वपूर्ण है। इन सबको और बेहद बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, श्री हर्ष रंजन। और श्री हर्ष रंजन जो है 90 के दशक में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन चल रहा था, यानी कि बिहार से झारखंड को अलग कराने का जो आंदोलन चल रहा था, उसको उन्होंने बिहार में रहकर बहुत ही करीब से कवर किया है। उन सब नेताओं को वो जानते हैं, चंपई सोरेन हो, शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, और झारखंड के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर काफी कड़ी नजर उसके बाद भी उन्होंने रखी है। तो हर्ष जी, आपका स्वागत है मैगजीन इंडिया पर। शुरुआत में एक सीधे सवाल से करता हूं। चंपई सोरेन के बारे में झारखंड से बाहर ज्यादा और बिहार या झारखंड से बाहर ज्यादा बाकी देश के लोग शायद जानते नहीं हैं। तो पहला सवाल तो यह है कि चंपई सोरेन झारखंड में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कितने बड़े नेता हैं? क्या उनका कद उतना बड़ा है कि उनका इस्तीफा देना, अपना रास्ता अलग कर लेना जेएमएम या फिर इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है? पहला सवाल। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने रास्ता अलग अख्तियार भी कर लिया है तो क्या वो साथ जुटा पाएंगे? बहुत ही बेहतर सवाल आपने पूछा है, क्योंकि चंपाई सोरेन के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आपके सवाल का अगर ऑब्जेक्टिवली मैं जवाब दूं तो हाँ, चंपाई सोरेन जो हैं वैसे झारखंड में एक बड़े नेता के तौर पर आप उनको मान सकते हैं, और मेरा मानना है कि वो हेमंत सोरेन से भी बड़े नेता हुआ करते थे, आज भी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हेमंत सोरेन बहुत बाद में राजनीति में आए, और जब हेमंत सोरेन राजनीति में आए उसके बहुत पहले यानी 1991 में एक उपचुनाव में, बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें चंपाई सोरेन पहली बार विधायक बन के आ गए थे। तो बिहार झारखंड एक होता था, तो बिहार असेंबली में आए थे वो चुनकर, और उनका बड़ा योगदान रहा है झारखंड के आंदोलन में। हेमंत सोरेन को जो माइलेज मिला है वो अपने पिताजी शिबू सोरेन की वजह से मिला है, वरना हेमंत सोरेन बहुत एक्टिव उस तरीके से राजनीति में नहीं थे, बच्चे थे, और चंपाई सोरेन उनसे वरिष्ठ भी हैं, बड़े भी हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन राजनीति में विशाल ऐसा होता है ना कि आपको एक जो परिवारवाद
जिसकी हमेशा चर्चा होती है भारतीय राजनीति में, परिवारवाद का एक जो फायदा मिल जाता है, आप सीधे स्टार्ट वहां से करते हैं, टेक ऑफ वहां से करते हैं, जहां तक पहुंचने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं और फिर आपको एक बड़ा माइलेज मिलता है। हेमंत सोरेन को उस माइलेज का दरअसल फायदा मिला है। ये तो हुआ आपके पहले सवाल का जवाब, क्योंकि जी 7 बार के कोई विधायक है तो आप उसको समझ सकते हैं कि 7 बार का विधायक वैसे ही कोई नहीं होता है। कई बार मंत्री रहे हैं, एक ही सीट से चुने जाते रहे हैं और सोरेन जो वहाँ की कम्युनिटी है, ट्राइबल का कम्युनिटी है, उसके एक जाने-माने नेता हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इनके छोड़े जाने से, इतने बड़े नेता हैं कि छोड़े जाने से पार्टी को फ़र्क पड़ेगा या बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा होगा? तो अब देखिए सवाल ये है कि बीजेपी के कार्य करने का अगर तरीका देखें आप, तो आपको ये मानना होगा कि बीजेपी बहुत बड़े हुए, मँझे हुए और एस्टैब्लिश्ड नेताओं के सहारे काम नहीं कर रही है। इसके पूर्व में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो बाबूलाल मरांडी नहीं, बल्कि एक रघुवर दास नाम के व्यक्ति आए थे और वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे, जिनका मुख्यमंत्री बनने के पहले शायद कोई नहीं जानता और उनका किसी भी आंदोलन में, किसी भी राजनीति में ऐसी दखल-अंदाज़ी नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने वो बल्कि टाटा कंपनी के लिए काम करते थे और वहाँ से वो रिटायर हुए थे, जमशेदपुर में रहते थे। तो जी उनसे बड़े-बड़े नेता थे वहाँ पर, जैसे सरयू राय बीजेपी के बड़े नेता थे, मरांडी साहब बड़े नेता थे। लेकिन इन सबको अलग करके एक कम जाने-माने नेता या नहीं जाने नेता को बनाया गया। तो चंपाई सोरेन अगर बीजेपी का दामन थामते हैं या अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो बीजेपी उनसे कैसे फ़ायदा लेना है, इस चीज़ को भली-भाँति जानती है और निश्चित तौर पर उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। जी, आपने आपने अभी ज़िक्र किया बीजेपी के कई नेताओं का और उसमें बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, कई ट्राइबल नेता बीजेपी के पास हैं। तो क्या एक और बड़े ट्राइबल चेहरे को बीजेपी पार्टी में शामिल करना चाहेगी? ये तो एक सवाल है ही, हालाँकि वो अभी तक नहीं उसका जवाब मिला है और आपने कहा कि ऐसा शायद ना हो, शायद कुछ इस तरह का चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ आपसी तालमेल गठबंधन हो कि दोनों को फायदा मिले चुनाव में। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ ये है, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें बीजेपी को ट्राइबल सीटों पर करारा झटका लगा है। 5 ट्राइबल सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, पांचों वो हार गई हैं। झारखंड में अगर आपको सरकार बनानी है तो जो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स हैं, वहां पर आपको चुनाव जीतना पड़ेगा। क्या ऐसे में ये बीजेपी के लिए बहुत ही माकूल मौका नहीं है कि चंपई सोरेन के साथ हाथ मिला लिया जाए या फिर उन्हें पार्टी में, संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाए या उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए? क्या इस तरह की संभावना करना उनके लिए राजनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है बीजेपी की। दरअसल रघुवर दास को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो बीजेपी के लिए झारखंड में रूल करने का या राजनीति करने का एक बहुत बड़ा सबक था। और वो सबक उनसे ये मिली थी कि दरअसल झारखंड में आप बिना ट्राइबल चेहरे की राजनीति नहीं कर सकते हैं। रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया जाना बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा घातक सौदा साबित हुआ था। हम सबको ये मालूम है और बीजेपी ने इससे सबक ली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, इन ये पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। इनके अलावा अगर किसी नए नेता को वो चुनते हैं जो कम उम्र के भी हों, हालाँकि बहुत कम उम्र नहीं है अब उनकी, लगभग 68 वर्ष, 67-68 वर्ष के हैं, 2-4 वर्ष में 70 साल के होंगे। लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक नए नेता का स्वागत करने के लिए बीजेपी हमेशा तैयार रहेगी। क्योंकि देखिए झारखंड में चाईबासा का जो इलाका है, जमशेदपुर का इलाका आप समझें और आस-पास के इलाके में, इनकी एक पहचान है, इनको लोग जानते हैं और वहाँ के लगभग 10 से 15 जो विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ ये प्रभावशाली हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इनको ले आया जाए। इससे बाकी की जो सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ भी एक संदेश जाएगा कि बीजेपी ने अपनी गलती मानी है नॉन ट्राइबल को सामने रखकर, इसलिए वो सुधार करते हुए अब एक ट्राइबल नेता को भी ले आई है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ये देखने वाली बात है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इस बार
कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। जी, मैं वापस आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ही लाना चाह रहा था, क्योंकि हम चंपई सोरेन की बात कर रहे थे, जेएमएम की बात कर रहे थे, आपने इतिहास की बात की। एक सवाल ये उठता है कि चंपई सोरेन ने आखिर अब क्यों साथ छोड़ा, नंबर एक। नंबर दो, शिबू सोरेन जो है वो गुरुजी जिनको कहा जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे कद्दावर नेता हैं, पैटर्न हैं, तो उनके मुकाबले कोई चेहरा खड़ा करना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो उनके सहयोगी दल हैं उनके लिए। इसी तरह से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको भी अपना जो जिसे फ्लॉक कहा जाता है, यानी कि अपना जो दल है, अपने जो लोग हैं, उनको साथ रखना बहुत जरूरी है। एक बगावत पहले ही हो चुकी है, हेमंत सोरेन की भाभी पहले ही पार्टी से और परिवार से बगावत कर चुकी हैं। तो ऐसे समय में क्या जो शिबू सोरेन का अभी भी छवि है, इमेज है, उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद जो है वो बरकरार है और चंपई सोरेन जो है उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, शिबू सोरेन की जो छवि है, वो अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है जिसको टक्कर दे पाना या जिससे मुकाबला करना अब किसी भी नेता के वश की बात नहीं है। उनके परिवार में इवन हेमंत सोरेन के लिए भी वश की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि थोड़े दिनों में आप देखेंगे, आने वाले कुछ वर्षों में शिबू सोरेन भगवान की तरह पूजे जाने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी स्थिति बिरसा मुंडा की तरह हो जाएगी, जो एक्चुअली झारखंड में ट्राइबल्स के भगवान हैं, उस तरीके से पूजे जाते हैं। लेकिन चूंकि झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन का जो योगदान रहा है, और वो इतिहास के अब पात्र हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं के समय में, उन्हीं के आंदोलन की वजह से झारखंड अलग हो पाया। इस वजह से उनकी छवि तक पहुंचना अब संभव नहीं है। उम्र के बाद वो घर पे बैठे हैं। उनके एक मित्र भी हुआ करते थे, सूरज मंडल और शिबू सोरेन, और इन दोनों ने मिलकर झारखंड की जो लड़ाई लड़ी है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। अब रही बात ये कि शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं, हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री हैं, हाल के वर्षों में इन्होंने भी अपनी मैच्योरिटी गेन की है, लेकिन उस मैच्योरिटी को ये कब तक भुना पाते हैं, या कब तक बाकी के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं अभी खत्म, एक तरीके से आप नहीं माने कि हो गए हैं, क्लीन चिट मिल गई है, किस तरीके से उसे वो आगे आने वाले दिन में लीवरेज कर पाएंगे अपनी पोजीशन को, या अपने साफ सुथरी छवि बना पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से आप देखेंगे, चूंकि रिसोर्स रिच स्टेट रहा है, तो हमेशा से, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियंस हो, चूंकि कोयला बेल्ट भी रहा है, खनिज भी बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो आप देखेंगे कि वहां पर भ्रष्टाचार के छोटे मोटे मामले और बड़े मामले, कैश वगैरह बहुत पाए जाते रहे हैं। और कई ऐसे मामले अभी आप देख सकते हैं कि राजनेताओं पर या जो हो इस तरीके से आए। एक तो चुनौती वो है। दूसरी चुनौती आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर जब इन्हें जेल जाना पड़ा तो इन्होंने चंपई सोरेन पर ही भरोसा किया। जाहिर सी बात है, राजनीति में एक चीज और चलती है। आप देखेंगे कि आप जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसे सामने लाते हैं, और वही आदमी आपका सबसे बड़ा विरोधी हो जाता है, चुनौती आपके लिए बन जाता है। उसकी वजह भी मैं मानता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि दरअसल आप भरोसा उसी को करके बनाते हैं आमतौर पर जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे योग्य, सबसे सीनियर होता है, जो चला पाने में सक्षम होता है, तभी आप उस पे करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब 4-5 महीने सत्ता एक नशा है, सत्ता का सुख है, 7 बार का कोई एमएलए है, मंत्री रहा है, आपसे वरिष्ठ है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके मन में भी कहीं न कहीं सत्ता के भोग की लालसा तो होती है, और यही वजह रही कि इन्होंने छोड़ा। और यहाँ पर मैं उन नेताओं को दोष नहीं दूँगा ज़्यादा, जो कि जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते। नाम के साथ आप देख लें, अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाला में जेल हुई थी, उस समय बिहार में कम से कम 4 से 5 ऐसे कद्दावर नेता थे, आरजेडी में ही। रघुवंश प्रसाद सिंह थे, उसके बाद रघुनाथ झा थे, जगदानंद सिंह थे। ये सारे बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते थे, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। जब प्रकाश नारायण यादव थे लालू के भक्त, लेकिन उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने अपनी बिना पढ़ी लिखी पत्नी, जिनका राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, जो कभी विधायक नहीं थी, उन पे भरोसा किया, उनको बनाया।
और शायद यही वजह है विशाल की राजनीति में आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी भी जब एक मिनट, इंदिरा गांधी भी जब मुख्यमंत्री बनाती थी तो जी रातों रात बदल देती थी और फिर कोई ऐसे चेहरे को लाती थी जिसके बारे में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसी चीज को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भी आगे बढ़ाया है। राजस्थान आप देख लें, हरियाणा देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, रघुवर दास जिनकी मैं बात कर रहा था वो देख लें, उत्तराखंड की तरफ ये देखिए। सारे उत्तराखंड देख लें, ये सारे उसी के उदाहरण हैं कि दरअसल अगर आपने किसी मजबूत नेता को उस तरीके से बनाया तो आपके लिए चुनौती साबित हो जाएगा। और मुझे कोई लाग लपेट नहीं है ये कहने में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ अभी सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो नरेंद्र मोदी के लिए है। जी, तो दिस इज नो सीक्रेट। वापस झारखंड की तरफ जाते हैं हरजी, और एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये सब जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इसका जो सत्ताधारी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन झारखंड में, उसके जो राजनीतिक प्रोस्पेक्ट्स हैं, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स हैं, चुनाव में क्या असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि वहां 3 मुख्य दल हैं जो गठबंधन है, उसमें एक जेएमएम है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा आरजेडी है और तीसरा कांग्रेस पार्टी है। और जेएमएम और आरजेडी का जो गठबंधन है वो तो इंडिया अलायंस से बहुत पहले से चला आ रहा है। जेएमएम और आरजेडी का अलायंस काफी पुराना है। तो क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन की बगावत के चलते विधानसभा आगामी जो चुनाव हैं उनमें कुछ नुकसान या ज्यादा नुकसान जो है, जो इंडिया गठबंधन है जेएमएम के नेतृत्व वाला झारखंड में, उसको झेलना पड़ सकता है? अब ये विशाल देखना होगा कि चंपई सोरेन क्या अगला स्टेप लेते हैं। कई बार ये होता है कि आप पूरी राजनीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन अपने लिए एक अच्छी सीट सुनिश्चित कर लेते हैं, जिसके उदाहरण जीतन राम मांझी हैं। आप देखेंगे वही उदाहरण था जब नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा किया था, उनको बनाए थे, और जब नीतीश कुमार वापस लौटना चाह रहे थे तो उन्होंने विरोध कर दिया, पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना दी और उसका उन्हें फायदा हुआ। केंद्र में मंत्री भी बने, लगातार एनडीए के सदस्य भी हैं, एक ही एमपी होते हुए भी। तो चंपई सोरेन जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये देखना होगा कि क्या वो एक अलग पार्टी बनाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि उनको कुछ हक मिले। अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो सागर में न जाने कितनी बूंदे आके मिल जाएंगी और फिर उनका क्या हश्र होगा। यहाँ भी वो फूंक फूंक कर शायद कदम रख रहे हैं, इसीलिए इतनी जल्दी शामिल होने की कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, तो ये कदम देखना होगा। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि बहुत ज्यादा कोई इंडिया अलायंस पे वहां फर्क पड़ेगा, इस वजह से कि वो एक तो ट्राइबल है और जेएम के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो वहां के वोटरों का एक कनेक्ट है, वो कनेक्ट को बहुत आसानी से बीट कर पाना आसान नहीं है। और यही वजह रही कि पिछले 5 साल से आप देखेंगे कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो झारखंड की भी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें उसको वहां सफलता नहीं मिली, तमाम विरोधाभासों के बावजूद। और दूसरी कि बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं, जो यादव बेल्ट है, जो शेड्यूल कास्ट वाले बेल्ट हैं, वहां पर आरजेडी यानी लालू यादव की भी ठीक ठाक ये है, क्योंकि आपने देखा कि जब तक 10 साल 1990 से लेकर जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे से लेकर 2000 तक, जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था, इन 10-11 वर्षों में वहां भी रूल किया है आरजेडी ने, लालू यादव ने और उसकी पत्नी ने, तो उनकी एक पकड़ है। तो ये बीजेपी के लिए इतनी आसानी से तोड़ पाना मुझे नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी में भी, यहाँ एक बात गौर करिए कि बीजेपी में भी बहुत अंदरूनी तालमेल जो है वहां कम है। मैं एक नेता का नाम बार बार ले रहा हूँ, सरयू राय उनका नाम है, बहुत बड़े नेता हैं झारखंड के, पहले बिहार के नेता होते थे और बीजेपी के बड़े फिगर्स में थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने पे जमशेदपुर से उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और रघुवर दास को हराया था उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के। तो बीजेपी में भी इंटरनल बिकरिंग उस लेवल पर है। और इंडिया गठबंधन में भी अगर ये अलग होते हैं तो आप मान लीजिए कि एक बिकरिंग की शुरुआत तो हो ही चुकी है, खास करके अभी ये चीज और बढ़ेगी। जैसे आपने देखा, मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करता हूँ, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर, और इसी तरीके से जो एनडीए के दल हैं, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, लैटरल एंट्री को लेकर अपनी पार्टी पर या एनडीए पर वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये दोनों दलों के साथ राजनीति दोनों तरफ ऐसी ही चलेगी। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए
झारखंड में सत्ता में वापसी करना उतना आसान नहीं लग रहा है जितना आसान शायद किसी और राज्य में होता, क्योंकि उसके पीछे शिबू सोरेन फैक्टर है, उनकी एक छवि है। और लेकिन अपना किला बचाए रखना झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों के लिए भी उतना आसान नहीं है। यानी कि काफी दिलचस्प और रोचक चुनावी लड़ाई लगभग 2 से 3 महीने बाद झारखंड में हमें देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बातें और आपके विचार साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन जी ने बताया कि कौन है चंपई सोरेन झारखंड में और उनका जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने आप को अलग करना कितना नुकसानदेह जेएमएम और उनके सहयोगी दलों के लिए होगा और कितना फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी या फिर चंपई सोरेन के लिए हो सकता है। तो हम नजर बनाए रखेंगे झारखंड पर भी और लाते रहेंगे आपके पास सभी जुड़ी हुई खबरें और उनका डिटेल्ड एनालिसिस। आप देखते रहिए हमारा चैनल मैगजीन इंडिया। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कौन सी बातें हैं जो आप मैगजीन इंडिया पर देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।